हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात की थी संगीत ऋषि अभिलेख तक। जो मोकल ने जो संगीत ऋषि गांव से प्राप्त होता है 1428 का संगीत ऋषि अभिलेख। यह अभिलेख हमें राणा अमेर से लेकर मोकल मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। इस अभिलेख के अनुसार राणा लाका मोकल के पिताजी राणा लाका ने काशी, प्रयाग व गया के तीर्थ यात्रा का समाप्त करवा दिया था, जो जैन व्यापारी हुआ। इसके रचयिता योगेश्वर वाणीविलास थे संगीत ऋषि अभिलेख के। इसके उत्कीर्णक होना है। अगला राजा था राणा कुंभा, जो मोगल के पिताजी, जो मुने मोगल का बेटा था राणा कुंभा, जो 1433 से 1468। राणा कुंभा के बेटे का नाम, पिता का नाम था मोगल, माता का नाम था सौभाग्यवती परमार। अब इसे आगे लिखेंगे हम। आप इतना उतार लीजिए राणा कुंभा के बाद। अब इसका अब राणा कुंभा क्या करता है, अपने पिता मोगल की हत्या होगा, हत्या हत्या की थी ना, हत्यारों का बदला लेता है। मतलब कुंभा के जो पिता को जिसने मारा था ना, उनको मतलब मरवा देता है वे कुंभा, रणमल की सहायता से, जो हंसाभाई का भाई था। तो आगे देखते हैं। कुंभा ने रणमल की सहायता से, रणमल जो हंसाभाई का भाई था उसकी सहायता से, रणमल की सहायता से विदहल कुंभा ने रणमल की सहायता से विदल चाचा मेरा मैपा की चाचा मेरा मैपा को मरवा दिया था। चाचा मेरा मैपा को मरवा दिया था। अब कुंभा ने इसके पिता की हत्या का बदला ले लिया। अब इसका कुंभा के पिता मोकल की हत्या का बदला ले लेता है कुंभा, रणमल की सहायता जो हंसाभाई का भाई था। अब क्या होता है, अब कुंभा है, ये कुंभा राणा कुंभा, इसकी जानकारी मिलती है एक अभिलेख से। उस अभिलेख का नाम है पदराधा अभिलेख। अभिलेख बाबा पदराधा अभिलेख। यह अभिलेख हम 1433 ईस्वी का है। यह अभिलेख 1433 ईस्वी का है। पदराधा अभिलेख यह 1433 ईस्वी। यह अभिलेख हमें कुंभा के बारे में लिखित जानकारी देता है। यह अभिलेख हमें कुंभा के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है। निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है। यह अभिलेख हमें कुंभा के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है। अब इस अभिलेख के अनुसार पदराधा अभिलेख का जो जनमल है, जनमल इसका जो मेवाड़ दरबार है, मेवाड़ में हंसाभाई का भाई था, इसका अब मेवाड़ के दरबार में मतलब प्रभाव बढ़ गया था। अब ये खुद को अपने आप को राजा समझने लग गया था। इसने सोचा कि मैं
राणा कुंभा को मार कर मेवाड़ पर आक्रमण कर लूं। तो फिर इसने क्या किया, इधर एक तरफ तो हंसाबाई का भाई कौन रणमल ये राठौड़ वंश का था, मेवाड़ में इसका दबदबा हो गया था मतलब, और दूसरी तरफ था घुइल वंश का नेता राघव देव। अब मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल ही सब कुछ कार्य कर रहा था, तो रणमल ने के मन में विचार किया मैं राजा बनूंगा इन सबको मार के, कुंभा को मार के। तो मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ जाता है, और रणमल ने जो घुइल वंश के जो नेता है, घुइल वंश के नेता थे राघव देव की मृत्यु हत्या करवा दी थी, जो राघव देव चुन्ना का भाई था राघव देव। मेवाड़ दरबार में कुंभा का मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। रणमल का प्रभाव बढ़ गया था रणमल ने घुइल वंश के नेता राघव देव की हत्या करवा दी थी। राघव देव की हत्या कर दी थी। रणमल ने घुइल वंश के नेता राघव देव की हत्या कर दी थी। जो राघव देव है, जो लाका का बेटा चुन्ना है, उसका भाई था, चुन्ना का भाई था। अब क्या होता है, जो ये रणमल है, अब इसको हंसाबाई को ये बात पता चली कि ये तो मेरे बेटे को मार देगा, कौन, रणमल। तो हंसाबाई ने क्या किया, ये रणमल की एक पत्नी थी, उसका नाम था भारमली। फिर हंसाबाई अभी इस रणमल को मारवाने के लिए जो चुन्ना मालवा के होशंसा के पास चले जाते हैं, उसको वापस बुलाया हंसाबाई ने, और चुन्ना को सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे हुआ है। फिर चुन्ना ने क्या किया, इस रणमल को भारमल इसकी पत्नी की सहायता से, पत्नी ने क्या किया, क्योंकि रणमल बहुत बहादुर था और मोटा मतलब अच्छा शरीर में ताकत होता है, इसको मार पाना बहुत कठिन था। मतलब इसके सामने कोई जो बहुत मतलब एक 5-7 को तो ऐसे पकड़ के हिला देता था। फिर इसके क्या हुआ कि इसकी पत्नी को पता चल गया कि पत्नी से हंसाबाई ने कह दी थी। तो इसकी पत्नी ने क्या किया, इस रणमल को शराब पीता था, तो इसकी पत्नी ने कहा कि आज तो दोनों पैक लगाएंगे, मतलब दारू पियेंगे एक साथ। तो रणमल की पत्नी ने मतलब भारमली ने इसको ज़्यादा दारू पिया दी रणमल को। रणमल सोचा आज ही दारू कैसे पी ले, इसको पिया दी और रणमल को बांध दिया, बांध दिया, ऐसे तो बस की नहीं होता रणमल को बांध के। फिर रणमल को मतलब चाकू से गोद दिया। जब भी रणमल ने खूब युद्ध किया, मतलब खड़ा हो गया, लेकिन चाकू से रणमल को चुन्ना ने और भारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया गया था। हंसाबाई ने चुन्ना को वापिस बुलाया तथा भारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। था। अब ये रणमल है, अब इसका एक बेटा था, उसका नाम था जोधा। इसके बेटे का नाम है जोधा। इसका एक बेटा था, उसका नाम है जोधा, बेटे का नाम है जोधा।
अभी जोधा क्या करता है, इसके पिता को तो मार दिया दोनों। अब ये जोधा है जो कावनी गांव में अब जनमल मर गया, तो अब इसके बेटे को मारेंगे। अब ये चुल्ला ये इसके बेटे को मारने के लिए गए, तो इसका बेटा था जोधा जो भागकर कावनी गांव में शरण ली थी। जनरल के बेटे जोधा ने कावनी गांव में शरण ली। मैं लिख देता हूँ। जनरल के बेटे जोधा ने कावनी गांव में शरण ली थी। कावनी गांव में शरण ली थी। कावनी गांव में शरण ली थी। अब जोधा अपने पिता की लड़ाई का मृत्यु का बदला लेने के इसने युद्ध किया। अब इस समय चुन्ना मेवाड़ आ जाता है। चुन्ना मेवाड़ आ गया। चुन्ना को हंसाभाई ने क्या किया, इसे चुन्ना से हंसाभाई ने क्या कहा कि चुन्ना तू अब महाभारत पर अधिकार कर ले। चुन्ना महाभारत में मंडोर को अपनी राजधानी बना लेता है। मंडोर पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन? चुन्ना। किसकी सहायता से? हंसाभाई की सहायता। चुन्ना ने महाभारत में मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर को महाभारत में स्थित चुन्ना ने महाभारत टेबल लेके आता हूँ। महाभारत में स्थित मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? चुन्ना ने बनाया था। अब क्या होता है, अब दोनों के बीच में युद्ध होता है। जोधा व चुन्ना के बीच में युद्ध होता है। आपस में जोधा व चुन्ना के बीच में युद्ध होता है। जोधा अपने पिता की जनरल की हत्या का बदला लेने के लिए युद्ध करता है। और फिर क्या होता है, युद्ध हुआ खतरनाक, बहुत सारे सेनापति मरे, बहुत नुकसान हुआ। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों आपस में एक संधि करते हैं। उस संधि का नाम था आमल बामल की संधि। 1453 ईस्वी में ये संधि होता है, आमल बामल की संधि। जोधा व चुन्ना के बीच में एक संधि होता है, आमल बामल की संधि। मतलब आमल बामल की संधि मतलब एक तरफ जैसे महाभारत है, मतलब सोजत में पाली, इसको एक तरफ तो मेवाड़ हो जाएगा, एक तरफ मालवा, तो ऐसे मतलब संधि की गई। आमल बामल की संधि होती है दोनों के बीच में। आमल बामल की संधि 1453 ईस्वी में। जोधा प्लस कुंभा के बीच में होती है। चुन्ना तो महाभारत में मंडोर में स्थित था उसने राज में, लेकिन यह संधि जोधा व कुंभा के बीच में होती है। जोधा व कुंभा बहुत दिनों से युद्ध कर रहे थे आपस में, इसलिए दोनों के बीच होती है। जोधा व कुंभा के बीच यह संधि होती है, आमल बामल की संधि 1453 ईस्वी में। आप उतार लीजिए इसको, मैं डालूंगा आगे, उतार लीजिए आप। इसमें ये गोहिल वंश कर लेना है, सिसोदिया के नेता, गोहिल वंश के नेता कर लेना चाहिए। सिसोदिया के नेता वही था राघव देव।
कुंभा ने अपनी अपने पिता की हत्या का बदला लिया। अपने पिता की हत्या का बदला लिया था मोकल ने। बता दिया। चुन्ना ने महाभारत की राजधानी थी मंडोर। महाभारत की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया था। चुन्ना ने महाभारत की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया था। राजधानी मंडोर। दोबारा देखो। कुंभा ने रणमल की सहायता से चाचा मीना की हत्या, कोमावादी हत्या की, अपने पिता की हत्या का बदला लिया। 15/14/33 का यह अभिलेख हमें कुंभा के बारे में लिखित जानकारी प्रदान करता है। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल ने सिसोदिया के नेता राघव देव की हत्या कर दी, जो चुन्ना का भाई था। हंसाबाई ने चुन्ना को वापस बुलाया। रणमल की सहायता से रणमल को मारवा दिया। रणमल के बेटे जोधा ने कामगांव में शरण थी। चुन्ना ने मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया था। आवाज की संधि 1453 में होती है, जोधा प्लस कुंभा के बीच। अब इस संधि में जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। उतार दी, अब उतार ले जाए। वो दो गलती हो गई थी ना, तो उसको मैंने लिख दिया। अब उतार लीजिए आपसे। हाँ, तो तबियत सिखा गई। जो अभी संधि होने पर जोधा को मारवाड़ वापिस दे दिया गया। तो जोधा को मारवाड़ वापिस दे दिया गया था और सोजत जैसलमेर ये पानी में। सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बना दिया गया। सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बना दिया गया था। सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बना दिया गया। सोजत ये पाली में, सोजत पाली में
अब क्या होता है, संधि हो जाती है। अब दोनों क्या कहते हैं, मतलब इधर से मतलब कुंभा और जोधा कहते हैं कि अब दोनों ने आपस में बहुत युद्ध किए, बहुत लड़ाइयाँ किया, तो अब आप दोनों आप मतलब दोनों एक विवाह मतलब संबंध स्थापित करें अब, कि विवाह के संबंध स्थापित करने चाहिए अब हम दोनों को संधि करने का। तो जोधा की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था संगाका। उसका विवाह कुंभा के बेटे रायमल से करवा दिया था। कुंभा का बेटा कौन था, रायमल, उससे विवाह करा दिया था। किसने, जोधा ने अपनी राजकुमारी संगाका का विवाह, जोधा ने अपनी राजकुमारी संगाका का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से करा दिया था। जोधा ने अपनी राजकुमारी संगार कवर का विवाह कुंभा के बेटे कुंभा के दो बेटे थे, एक का नाम था रायमल, एक का नाम उदय था, उदा। कुंभा के बेटे रायमल से करवा दिया था। जोधा ने अपनी राजकुमारी संगाका का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से करवा दिया था। बता दीजिए, मैं गोली लेके आता हूँ एक सेकंड, पानी बोतल है। अब क्या होता है, एक युद्ध होता है, सहारनपुर का युद्ध होता है 1437 में। यह युद्ध कुंभा व महमूद खिलजी मालवा के बीच होता है। जो महमूद खिलजी मालवा का था, उसने कुंभा के पिता मुगल के हत्यारों को शरण दी थी, और चाचा मेरा था ना भैपा पवा, उनको। सहारनपुर का युद्ध, सहारनपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। सहारनपुर यह एमपी मध्य प्रदेश में है। यह युद्ध होता कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी मालवा के बीच, जो मालवा का था। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा की जीत हुई थी। आक्रमण के कारण, युद्ध के कारण जिस युद्ध सहारनपुर का युद्ध, इसके कारण क्या था, पहला कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और दूसरा था महमूद खिलजी मालवा ने, दूसरा कारण था महमूद खिलजी मालवा ने कुंभा के पिता मोकल के हत्यारों को
करके हत्या हो, मतलब कुंभा का पिता कौन, मोकल, मोकल को जिन्होंने मारा था उनको सलाम दी थी महमूद खिलजी ने। हत्यारों को सलाम प्रदान की थी महमूद खिलजी ने, सलाम प्रदान प्रदान की थी। तीसरा कारण है कुंभा ने महमूद खिलजी के भाई, महमूद खिलजी मालवा के भाई, इन दोनों भाइयों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हुआ था। महमूद खिलजी उमर खान दोनों के बीच हो जाता है, लेकिन उमर खान की सहायता करता है। कुंभा ने महमूद खिलजी के खिलाफ कुंभा किसके तो खिलाफ था, लेकिन इसके भाई की सहायता की थी। कुंभा ने महमूद खिलजी के खिलाफ इसके भाई उमर खान की सहायता की थी। इसके भाई महमूद खिलजी के भाई उमर खान की सहायता प्रदान की थी। भाई उमर खान की बिजोरी उमर खान, इसका नाम था बिजोरी उमर खान की सहायता प्रदान की थी। उनकी सहायता प्रदान की थी। मतलब जो ये सहारनपुर का युद्ध हुआ था ना, ये कुंभा प्लस महमूद खिलजी के बीच हुआ था, लेकिन ये दोनों आपस में, ये दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन इसका साथ देने के लिए इसके भाई बिजोरी उमर खान का साथ देने के लिए कुंभा चला जाता है, तो ज्यादा रोल इस युद्ध में कुंभा का था, इसलिए यह युद्ध कुंभा से महमूद खिलजी के बीच हुआ था। लेकिन किसके उमर खान का साथ दे रहा था, कौन, कुंभा, इसलिए दोनों के बीच हुआ था। अब इस युद्ध में क्या होता है, कौन, उमर खान सहारनपुर का अधिकार कर लेता है। उमर खान ने सहारनपुर का अधिकार कर लिया था। बिजोरी उमर खान ने, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप बता लीजिए इतना, फिर ऊपर लिखेंगे। बिजोरी उमर खान ने सहारनपुर पर अधिकार कर लिया था इस युद्ध की, इसमें कुंभा की जीत हुई। इस जीत के बाद में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चल दीजिए अपना, तबीयत आज ऐसी हो गई है, जुकाम लग गए। क्या हुआ, दोस्त का जन्मदिन था तो कोल्ड ड्रिंक पी ली मैंने। मिताल लूं, ताल देता हूँ, फिर आप कर लेना आराम से, साफ सफाई भी लिख लीजिए। याद भी करना है इसको डेली, ऐसे नहीं उतारने से कोई मतलब नहीं है। अब क्या होता है, आगे देखते हैं। इस युद्ध में वो मन लिखे नहीं ना, उमर अरे यार, बिजोरी उमर खान ने सहारनपुर पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर
दिया था। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा ने मतलब बिजोड़ खान को तो बिजोड़ खान से कहती तू शाहजहां को अधिकार ले ले। जिताया किसने था? कुंभा। कुंभा के बीच हुआ था युद्ध। कुंभा की जीत हो जाती है इसमें कुंभा की जीत हुई। अब इस जीत के बाद में कुंभा ने राजस्थान में विजय चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुंभा ने इस जीत की याद में इस जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह विजय स्तंभ है। 1440 से 1447 तक का 9 में निर्माण था। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब क्या होता है विजय स्तंभ का निर्माण करवाने? अब आगे बढ़ेंगे हम। नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष। मतलब नागौर में उत्तराधिकार मतलब जो फिरोज खान था वो मोगल के साथ उसने युद्ध किया था। फिरोज खान नागौर के लिए। तो फिरोज खान के 2 बेटे थे, शम्स खान और मुजाहिद खान। दो भाई थे। वो दोनों भाई कह रहे थे मैं बनूंगा राजा। और दोनों राजा बनने के चक्कर में क्या हुए, जो उनके बीच उत्तराधिकार संघर्ष के समय, तो उस समय कुंभा ने क्या की, मतलब शम्स खान की सहायता प्रदान कर दी। मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता प्रदान की। अब शम्स खान ने थोड़े दिन तो कुंभा को टैक्स फेंक दिया, क्योंकि कुंभा ने जिताया था ना उसे। लाहौर का उत्तराधिकार उसने मना कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया शम्स खान। तो कुंभा ने फिर उसके खिलाफ युद्ध कर दिया। मतलब तो शम्स खान ने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात के एक शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। और फिर कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। फिर कुतुबुद्दीन शाह क्या करता है, कुंभा दोनों को हरा देता है। मतलब कुंभा मुजाहिद खान और शम्स खान और दोनों को और कुतुबुद्दीन शाह तीनों को हरा देता है युद्ध में। और कुंभा की जीत हो जाती है। लिखता हूँ मैं, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। हुआ था। ये तो फिरोज खान है, इसके 2 बेटे हैं। पहला शम्स खान, और उसका भाई था मुजाहिद खान। जो शम्स खान है, यह पहले शम्स खान का साथ किसने दिया? कुंभा ने। कुंभा को इसने टैक्स देने से मना कर दिया। फिर शम्स खान सहायता मांगने के लिए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है। कुतुबुद्दीन शाह के पास गया। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है। ये गुजरात का था। अब शम्स खान ने क्या की, वो बता। कुंभा ने पहले तो शम्स खान के मतलब मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता प्रदान की। मैं लिख देता हूँ नीचे, फिर समझाऊंगा आपको मैं। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ
मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता प्रदान की। शम्स खान की खान की सहायता प्रदान शम्स खान की सहायता प्रदान की थी। शम्स खान की सहायता प्रदान की। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता प्रदान की। अब आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे लिखूंगा, फिर जगह नहीं है इतनी। अब ये शम्स खान गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। कहता है कि मुझे कुंभा ने तो मुझसे धोखा कर लिया, वो मेरे साथ नहीं दे रहा, फलाना देगा। तो यह मतलब कुंभा इसके विरुद्ध विद्रोह कर देता है, शम्स खान के विरुद्ध युद्ध कर देता है। कुंभा ने शम्स खान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शम्स खान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया था किसने? कुंभा ने। किसके खिलाफ? शम्स खान। क्यों? फिर उसने टैक्स देने से मना कर दिया। कुंभा ने उसको जिताया था, इसलिए आगे लिख लीजिए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। वो लाइन लिखने तो आपको तभी अब यार 2 गोली ले लिया, क्या किया जाए? बता दिया पानी चलाता हूँ बस। निकलता ही नहीं है। कुमार विद्रोह करता था शम्स खान के विरुद्ध। शम्स खान सहायता मांगने के लिए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। शाह के पास चला जाता है। कुतुबुद्दीन कहता है कि मैं कहूँगा तेरी सहायता शम्स खान की है। फिर कुतुबुद्दीन शाह युद्ध करने के लिए आता है। कुतुबुद्दीन शाह इधर से मुजाहिद खान और शम्स खान तीनों युद्ध करने के लिए आते हैं। कुंभा तीनों को हरा देता है। कुंभा ने तीनों को हरा दिया था। कुंभा ने तीनों को युद्ध में हरा दिया था। मतलब कुतुबुद्दीन शाह को भी हरा दिया, गुजरात का शासक, और फिर मुजाहिद खान को, शम्स खान तीनों को हरा दिया। कुंभा तीनों को हरा देता।
अब क्या हुआ? सर कुतुबुद्दीन कुंभा है, कुंभा ने दोनों को हराया था, दोनों को। तीन नहीं, तीन तो उसमें थे, आगे का कुंभा के आगे का है, याद नहीं रहता है। तीनों को हराया था। अब एक संधि होती है इसके बीच, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मालवा था, उन दोनों के बीच एक संधि होती है। कुंभा के दुश्मन कौन है? ये कुतुबुद्दीन शाह, महमूद खिलजी, और ये दुश्मन थे। दुश्मन आपस में भाई होते हैं, दूसरे के दुश्मन आपस में दोस्त हो जाते हैं। मतलब इसके तो दुश्मन दोनों थे, दोनों क्या हो गए थे? दोस्त। वो संधि करते हैं, वो संधि करने पर वो सोचते हैं कि कुंभा को हराकर हम मेवाड़ का विभाजन करेंगे और कुंभा को हराकर हम अधिकार कर लेंगे मेवाड़ पर। तो एक संधि होती है, उसका नाम था चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि 1456 में, 1456 में, भैया वो तो पीछे गांठ है ना। हाँ, दरवाजा बंद कर। 1456 में क्या होया? क्या होया? गुजरात में, ये होती है गुजरात में, ये संधि होती है। महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह, महमूद खिलजी मालवा होता है प्लस कुतुबुद्दीन शाह होती है, कुतुबुद्दीन शाह के बीच होती है। दोनों के बीच संधि होते हैं। दोनों ने संधि के कारण, संधि करने के कारण, मतलब संधि के उद्देश्य क्या हुए? इन्होंने संधि तो करने के उद्देश्य कहते हैं इनके उद्देश्य पहला तो कुंभा को हराकर, दोनों का, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह दोनों का एक ही इन्होंने सोचा है, कुंभा को हराकर पहला तो कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना है, मेवाड़ का विभाजन करना है, विभाजन। उसके बाद में ये तो होगी चंपानेर की संधि कंप्लीट। अब इसके बाद में एक युद्ध होता है, दोनों का युद्ध होता है। दोनों का 1457 होता है। इस दोनों के इसमें कुंभा इसको मतलब कुतुबुद्दीन शाह को और कुतुबुद्दीन शाह, महमूद खिलजी और सिवाई का एक सहसमल देवता, उस तीनों को हरा देता है। मतलब बंधुओं का युद्ध, 1457 ईस्वी। कुंभा ने मेवाड़ में मारवाड़ की सब सेना को, सबने सारी सेना को, संयुक्त सेना को, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया था। संयुक्त सेना को हरा दिया था। कुंभा ने मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया था। अब उतार लीजिए आप। फिर आगे खाएंगे। नहीं, ये लाइन में लिखना आप। और तबीयत गावज मुंह नहीं निकला कुछ। दिमाग काम नहीं कर रहा है। भीलवाड़ा में होता है ये, क्योंकि कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का था और ये मालवा का था, तो मालवा और गुजरात की सेना को आया था। फिर आज दिमाग नहीं कर रहा है काम, आज जुकाम हो गई, तबीयत खराब है।
कुंभा ने मालवा में गुजरात की शिवसेना को हराया था। गुजरात के क्यों मेवाड़ में कुंभा ने खुद ने शासन करा। कुंभा ने मालवा में गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था। संयुक्त सेना को हराया था। अब उतार लेना है आपको। संस्कार सहायता मांगने गुजरात के शासक को के पास चला जाता है। कुंभा ने दोनों को युद्ध में हराया। कंपनी की संधि 1456 में महमूद खिलजी मालवा के बीच और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के बीच गुजरात बना। दोनों ने तो प्लान बनाया था गुजरात के बीच किया। संधि के उद्देश्य कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन किया गया था और दोनों का युद्ध हुआ था भीलवाड़ा में। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे कौन? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह। कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर हरा दिया था और इसमें कुंभा ने स्वयं के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। अब उतारना है आप वो पहले नहीं उतार दीजिए आप। अब उतारो इसको। एक लाइन और इसमें कुंभा ने स्वयं के सहसमल देवड़ा को हराया था और कुंभा की वो पढ़ेंगे सांस्कृतिक उपाधि मतलब सांस्कृतिक कार्य क्या क्या करवाए थे कुंभा ने स्थापत्य में। विजय स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। बताना आज पता नहीं क्या हो रहा है। आज दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुंभा ने जो शिवा का सहसमल देवड़ा है वह भी कुंभा से युद्ध करने के लिए आ रहा था और इधर से महमूद खिलजी मालवा का और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वो भी युद्ध करने के लिए आए थे। कुंभा ने क्या आ जाओ तीनों को हराऊंगा। तो कुंभा ने तीनों को हराया। तो पहले तो दोनों को हराया तो इसको कुंभा ने शिवा के तहत सहसमल देवड़ा को हराया। कुंभा ने शिवा के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। सहसमल देवड़ा को भी हराया था। जो हो गया खत्म, सब बदल गई। अब कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बढ़ेगी। तो फिर कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पहले स्थापत्य कला के बारे में बढ़ेगी। सांस्कृतिक उपलब्धियां सांस्कृतिक उपलब्धियां में उपाधियां निर्माण करे तो बाद में बढ़े। कुंभा के इसने नृत्य भी लिखे थे या कुंभा का मतलब अच्छा संगीतज्ञ था। इसने मेरा मजा आएगा कि बहुत सारी पुस्तकें थी, नाटक भी थे। मतलब किले महलों का निर्माण कराया था कुंभा ने। पहले पढ़ेंगे कुंभा की उपलब्धियां में। पहला पढ़ेंगे स्थापत्य कला इसने निर्माण किया गया था। स्थापत्य कला डाल दीजिए पहला पॉइंट। अब स्थापत्य कला में कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा को स्थापत्य कला की जनक मतलब कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब इसने निर्माण करवाया था पहले विजय स्तंभ का। इसका निर्माण करवाया था विजय स्तंभ। पहले लिख देना विजय स्तंभ। इसका निर्माण करवाया था इसने 1440 से
1448 के बीच विजय स्तंभ का निर्माण करा था। जैसे मैं आपको बताता हूँ ऐसे विजय स्तंभ ये क्या है विजय स्तंभ। इस विजय स्तंभ का मतलब यह विजय स्तंभ 15वीं शताब्दी का है। कब का था? 15वीं शताब्दी का, 15वीं शताब्दी में बना था। और इसे विजय स्तंभ मतलब इस विजय स्तंभ के कई नाम थे। कीर्ति स्तंभ, इसे मैं लिख देता हूँ कीर्ति शॉर्ट तरीके से, कीर्ति स्तंभ, गरुड़, विष्णु ध्वज, भारतीय मूर्तियों का जाएगा, भारतीय मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर विजय स्तंभ भारतीय मूर्ति का अजायब घर कहा जाता है। भारतीय इसमें मूर्ति है विजय स्तंभ, इसमें मूर्तियों का अजायब घर। इसे विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का भग्नावशेष कहा जाता है। मतलब जो विजय स्तंभ है इसमें सभी प्रकार की भारत की सभी प्रकार की मतलब वह मूर्ति है इसमें, इसके अंदर इसे भारतीय, मैं आपको नहीं उतार देता हूँ, नीचे जगह नहीं है इतना। अब इसको तो उतार दीजिए आप, मैं नहीं निकाल देता हूँ आपको, नहीं ये ना बीच में ऐसे होगा ना, निकाल देता हूँ इसको। देखो विजय स्तंभ जो आप देखो, इस विजय स्तंभ को कि इसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। विजय स्तंभ को कि इसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है। विष्णु भगवान की मूर्ति है इसलिए विष्णु ध्वज कहा जाता है। इसे गरुड़ ध्वज, विष्णु भगवान का जो मतलब विष्णु भगवान है उसका वाहन कौन है? गरुड़, इसे गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। इसे मूर्तियों का, इसे भारतीय मूर्तियों का नाम कहा जाता है। भारतीय मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर कहा जाता है। और इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकर्मा कहा जाता है। इसे भारतीय मूर्ति कला का भग्नावशेष कहा जाता है। भग्नावशेष कहा जाता है। भग्नावशेष कहा जाता है। इसे देखो पहले विजय स्तंभ में 1448 तक बना था। कीर्ति स्तंभ में कहा जाता है। इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है। ध्वज इसे भारतीय मूर्ति का कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का भग्नावशेष कहा जाता है। क्योंकि यहाँ मतलब इसमें सभी प्रकार की मूर्तियाँ हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्व की सभी मूर्तियाँ, भारतीय मूर्ति कला विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला को विश्वकोश कहता है। मतलब भारत की जितनी मूर्तियाँ उसमें इसमें विजय स्तंभ के अंदर रखी हुई है। इसे भारतीय मूर्तियाँ इसमें मूर्तियों का जाएगा। यह विष्णु ध्वज है, विष्णु भगवान के। इसे गरुड़ ध्वज इसलिए कहा विष्णु भगवान का भगवान क्या है? कीर्ति स्तंभ कहा गया। अब आप बता दीजिए, अब ये और लिखेंगे जो विजय स्तंभ है यह कितना लंबा ऊंचा है कि 133 फीट तो मतलब 122 फीट तो ऊंचा है और 90 फीट 122 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा, 9 मंजिल इमारत है। इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकार की मूर्ति है, जैसे जो निर्माण कार्य करने वाले थे उसकी। इसकी जो 30वीं मंजिल में अल्लाह शब्द लिखा गया है नौवा अरबी भाषा में। अब लिखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। लिखने के बाद मैं इसको मिटा दूंगा। उतार लिया ना आपने? उतार लिया होगा।
यह है विजय स्तंभ, यह 133 मीटर ऊंचा है। इसकी 133 फीट ऊंचाई है, फिर तो ऊंचाई है। और इस चौड़ाई बाबा 30 फीट, 30 फीट चौड़ा है, चौड़ा है। ऊंचाई इसकी ऊंचाई 133 फीट है, ऊंचाई 133 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। और यह 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है, इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल में, 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, नहीं है। इसकी 5वीं मंजिल में, इसकी 5वीं मंजिल में, वास्तुकारों की मूर्ति है, वास्तुकारों की मूर्ति स्थित है, वास्तुकारों की मूर्ति स्थित है, स्थित है। वास्तुकार मूर्ति जैसे वास्तुकार, वास्तुकार मतलब इसको निर्माण करने वाले। पहले जैता के बेटे 3 थे, जैता के बेटे जैता, उमा, जैता पुंजा पोमा नापा, जैता पुंजा पोमा नापा। जैता के तीन बेटे थे, पुंजा पोमा नापा। जैता के तीनों बेटा वो खुद की मूर्तियां लगी है, ये वास्तुकार थे। इसमें स्तंभ के कहते वास्तुकार, वास्तुकार, स्तंभ वास्तुकार थे। जैता पुंजा वास्तुकार की मूर्ति है। अब एक लाइन और लिखना फिर खत्म, तो कल बनाएंगे। इसकी 30वीं मंजिल में, इसकी 30वीं मंजिल में, इसकी 30वीं मंजिल में, इसकी 30वीं मंजिल में 9 बार, 9 बार, 9 बार, 30वीं मंजिल में 9 बार, 9 बार, 9 बार, 9 बार, 9 बार अरबी भाषा में, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में मैं शायद आता हूँ। अल्लाह शब्द लिखा गया है, अल्लाह शब्द इसलिए लिखा गया है विजय स्तंभ, क्योंकि पहले इस विजय स्तंभ को मतलब ये 2023 में लॉकडाउन हुआ था, तो विजय स्तंभ का क्या हो गया, एक तो इसके ऊपर बिजली गिर गई थी, तो इसका टूट फूट हो गई थी। और पहले जो मुगल बादशाह आते थे, मुगल आते थे, तो इस विजय स्तंभ को फोड़ दिया था आगे से, मतलब मूर्तियाँ फोड़ दी थी। फिर इसमें बिस्मिल्लाह अंदर लिखा गया है शब्द, बिस्मिल्लाह शब्द अंदर लिखा गया है। बिस्मिल्लाह शब्द लिखने के बाद में जो मुसलमान थे वो इस विजय स्तंभ को मंजिल इसको तोड़ते नहीं थे, क्योंकि बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह शब्द लिखा गया है, इसलिए अल्लाह शब्द इसलिए लिखवाया गया था कि विजय स्तंभ को कोई तोड़े नहीं। एक बाहर से तो तोड़ दिया गया था, क्योंकि बाहर नाम नहीं लिखा गया था। इसकी 30वीं मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में, 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। अल्लाह शब्द लिखा गया है।
कहाँ गया है? कहाँ गया है? आज के लिए इतना। अब कल आगे पढ़ेंगे विजय स्तंभ के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। बता दीजिए आप इसको।